Hello, my class 10 students. Well, I hope you all are well. And आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. वेल, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. नाउ थोड़ा सा हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर का पहले रिकैप करेंगे और फिर इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अबाउट न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रिसाइजली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. और हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है या सारे ऑटोट्रॉफ्स में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. बाय दिस प्रोसेस प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड. प्रिसाइजली क्या होता है वहां पे? दे आर एबल टू कन्वर्ट CO2 into glucose, है ना. एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6. ठीक है, ये दिखता कैसे है? सपोज कीजिए दिस इज अ कार्बन मॉलिक्यूल. सो ये एक कार्बन मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा. This is it. Now, this one is a O molecule, oxygen molecule, और यहाँ पे एक लगा होता है CH2OH. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है. सो इफ आई राइट इन दिस वे, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 CH2OH, राइट. सो जब ग्लूकोज बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या हो रहा है कि जो CO2 है, 6 CO2 आर कंबाइनिंग, है ना. यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है. कैन यू सी दिस बॉन्ड? यहाँ पे एक बॉन्ड बन रही है. एंड आई होप आप सब लोग जानते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. आप सब ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा. ओके, जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा होगा या जिसको अभी नहीं याद है, एंडोथर्मिक इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, राइट. और एक्सोथर्मिक ऐसा होता है जिस रिएक्शन में से एनर्जी निकलती है. करेक्ट. नाउ ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना. यानी कि इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है लाइट से, है ना, सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी. नाउ सी, सो इसका मतलब हुआ क्या कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑटोट्रॉफ्स आर कन्वर्टिंग दिस लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, राइट. और कर क्या रहे हैं? CO2 से जैसे ग्लूकोज बना रहे हैं, ये लाइट एनर्जी को स्टोर कर दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. Are you getting it? So during photosynthesis, basically the autotrophs are converting the light energy into chemical energy, or we can say they are storing this light energy into molecules in the form of chemical energy, right. ये वैसा ही है कुछ बैटरी के जैसा कि जब लाइट होती है आप अपने घरों में बैटरी चार्ज कर लेते हो, जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से उसको यूज कर लेते हो. प्लांट्स ठीक वैसा ही कुछ कर रहे हैं. प्लांट्स ने लाइट एनर्जी, दिन में जब लाइट एनर्जी आई उसको स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और जब लाइट नहीं होती है या वो सारे सेल्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, वो इस एनर्जी, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने एनर्जी नीड को पूरा करते हैं, राइट. समझ में आ रहा है? सो दिस इज द होल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और यही इसका मेन एम है. यानी कि प्लांट्स भी जब ये ग्लूकोज बना रहे हैं जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसका खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को फूड कहते हैं. करेक्ट. नाउ दिस ग्लूकोज C6H12O6 is a simple organic compound, yet it is energy rich कंपाउंड. करेक्ट. सो ग्लूकोज एक एनर्जी रिच सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है. समझ में आ रहा है? नाउ प्लांट्स क्या करते हैं कि इस एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपस में जोड़ देते हैं टू फॉर्म अ चेन, टू फॉर्म अ
चेन ऑफ ग्लूकोज। नाउ इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। आई होप यू मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट। ओके, तो ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज जो कि एक मोनोमर है, इनको जोड़ जोड़ के एक लंबी सी चेन बना देते हैं। नाउ दिस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्वाइन होकर के बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बना दिया, और इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, नाउ इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज एनर्जी रिच। करेक्ट। और ऐसे ही एनर्जी रिच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? फूड। Okay? Now you can see here, ये सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ करके स्टार्च बना रहे हैं। नाउ स्टार्च इज वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, एक फूड है जिसका कि यूज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों करते हैं। समझ में आ रहा है? नाउ यू कैन एडमायर द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। अब देखिए, इस यूनिवर्स में देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वन लाइक प्लांट्स और ऑटोट्रॉफ्स, जो कि लाइट और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करके अपना फूड खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर फूड और दे कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। The next category of organisms that we have are these animals mainly, जो कि खुद का फूड नहीं बना रहे हैं, बल्कि या तो सीधे प्लांट ने जो फूड बनाया है उसको वो खा जा रहे हैं टू मीट देयर एनर्जी एंड रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, या फिर वो डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खा रहे हैं बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं, जैसे कि लायंस, अदर कार्निवोर्स, है ना, वो, या टाइगर्स, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा रहे हैं टू मीट देयर एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स सप्लाई। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए, एक जो खुद से खाना बना रहे हैं और जो दूसरे खुद से खाना नहीं बना रहे हैं बल्कि दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं, हम उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन is called heterotrophic nutrition. ठीक है। well so heterotrophic nutrition। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड और द फूड हैबिट, जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उनको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज हर्बीवोर, वो सारे एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं, यानी कि दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स सप्लाई, या फिर फूड के लिए, है ना, तो वो सारे हर्बीवोर्स हैं। आई होप यू ऑल नो एग्जांपल्स लाइक हॉर्स, एलिफेंट, काउ, बफेलो, रैबिट, जिराफ एटसेट्रा, है ना। जो नेक्स्ट टाइप के एनिमल्स हैं या जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। ये वो हैं जो कि प्लांट्स नहीं खाते बल्कि क्या खाते हैं? फ्लैश। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, सॉरी अदर एनिमल्स, नॉट ऑन प्लांट्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। और एक तीसरी कैटेगरी होती है हेटेरोट्रॉफ्स की जिनको हम बोलते हैं ओमनिवोर, जिसमें हम ह्यूमंस आते हैं, विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, तो ओमनिवोर्स। अगर हम लोग बात कर रहे हैं हर्बीवोर्स की, तो हर्बीवोर्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अगर हम कार्निवोर की बात कर रहे हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स फॉर देयर फूड, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इफ अ लायन इज ईटिंग अ डियर, डियर इज having its energy or making its body using the food prepared by the autotrophs or by plants, right? तो अल्टीमेटली देखिए जो कार्निवोर हुआ वो इनडायरेक्टली ही सही, बट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स, सो डज द ओमनिवोर। करेक्ट। सो कोई भी आपका हेटेरोट्रॉफ हो, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं दे आर द अल्टीमेट प्रोड्यूसर्स, राइट? दे प्रिपेयर और प्रोड्यूस फूड not only for themselves but also for all the organisms on this planet, right? और इसीलिए जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। एंड एक और चीज देखिए कि ये जो
ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग दिस फूड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सनलाइट, राइट। यानी कि इस प्लैनेट पे जितना भी एनर्जी है, दैट एनर्जी इज directly or indirectly coming from the sunlight, and that's why we call sunlight as the ultimate source of energy. ठीक है, ग्रेट। चलिए, तो ये सब देखने के बाद हम लोग जब ये देखते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? वेल, it is mainly divided into three different types. Number one is saprotrophic, holozoic, and parasitic nutrition. So number one is heterotrophic, second is holozoic, and third one is parasitic nutrition. Now, what is saprotrophic nutrition? Now, many students get confused here. Okay, so pay a little bit attention. Saprotrophic, देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जैसे बैक्टीरिया या फंजाई, जो कि फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर ले जाकर के डाइजेस्ट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वो फूड के ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं, दे सिट ओवर द फूड या दे गो ओवर द फूड, और उसके ऊपर दे स्टार्ट सिक्रीटिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। तो डाइजेस्टिव एंजाइम इज नॉट सिक्रीटेड इनसाइड द बॉडी, रादर इट इज सिक्रीटेड outside the body over the food particle, correct? अब क्या होगा, with the help of this digestive enzymes, जो आपका food particle है will be broken down into simpler molecules. And when I say broken down into simpler molecules, इसका मतलब क्या होता है, देखिए याद है अभी हमने बात किया था स्टार्च की। Now starch is a complex compound, और ये बना हुआ है सिंपल कंपाउंड्स के मिलने से, एंड दीज सिंपल कंपाउंड्स वर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अगर हम स्टार्च को फाइनली तोड़ दें छोटे छोटे पीसेस में, यानी कि सिंगल सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ दिया किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, है ना। तो और यही काम डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते हैं। सो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर बॉडी के बाहर सिक्रीट किया ओवर द फूड पार्टिकल, और विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो फूड पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड देन दिस सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन फ्लूइडिक स्टेट, दे आर नॉट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, है ना। और इस लिक्विड को फाइनली ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसा न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। अब इसमें याद रखिए ये कौन दिखाते हैं, मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे ही आप देखते हो कि कोई भी फूड पार्टिकल और इन्वायरमेंट में ब्रेक डाउन हो रहा है ना, टूट रहा है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल था वो टूट रहा है इनटू लिक्विड लाइक थिंग, वी कॉल इट डिकम्पोजिशन और डिकेइंग, समझ में आ रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन एंड और डिकेइंग, दिस इज नथिंग बट digestion, है ना, this is digestion of the food particle in the environment, okay. Now when this happens, obviously this process produces a foul smell, और जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो भी फूड पार्टिकल है वो सड़ रहा है, गल रहा है ना। और इसीलिए कई बार सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को लोग बोल देते हैं इट इज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ वेयर द ऑर्गेनिज्म eats the dead and decaying matter, है ना। So dead and decaying is what, the food particles which are being broken down, so decaying, okay. Now all such organisms which show saprotrophic nutrition are called decomposers, or they are called saprotrophs, they are called saprotrophs. Example is obviously bacteria and fungi. Almost all fungi are saprotrophs, okay, great. The next type of nutrition is holozoic nutrition. Now it is different
than saprotrophic nutrition. In saprotrophic nutrition, the food particle was broken down outside the body and then simple compound was absorbed. That is, digestion was happening outside the body or in the environment. जबकि होलोजोइक में ठीक इसका उल्टा होता है. होलोजोइक में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉलिड या लिक्विड कोई भी फूड पार्टिकल हो उसको एज इट इज अपनी बॉडी में इंजेस्ट कर लेते हैं, है ना. यानी कि दे इनटेक the complex organic compound. They are not going to break down it outside into simple organic compound and then take it. ऐसा ये नहीं करते. ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या जो एज सच फूड है उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं. ठीक है. और जो डाइजेशन का पार्ट है वो कहाँ होगा, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, अमीबा, पैरामीशियम. सो जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उनमें सबसे कॉमन टाइप ऑफ जो न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, great. Next one is parasitic nutrition. Now parasitic nutrition is a special type of heterotrophic nutrition जो कि सिर्फ parasites शो करते हैं. Right? Now you already know कि parasites क्या होते हैं. ये जो parasites होते हैं ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर या बाहर रह सकते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हम इनको एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट कहते हैं. और ये डायरेक्टली अपने होस्ट से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो लाइक टेपवर्म, लीच, राउंडवर्म, प्लाज्मोडियम. राइट. आउट ऑफ दैट टेपवर्म, राउंडवर्म एंड प्लाज्मोडियम दीज आर एंडोपैरासाइट्स क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं. और लीच क्या है, एक्टोपैरासाइट, बाहर चिपकता है और डायरेक्टली ब्लड साफ करते रहते हैं. करेक्ट. नाउ मोस्ट ऑफन many students think कि जो पैरासाइट होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स में होते हैं. नहीं, पैरासिटिक नेचर इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स एज एन पेस्कुटा which is a complete parasite, total stem parasite, है ना. डोडर, जिसको हम डोडर भी कहते हैं या फिर हम लोग हिंदी में इसको अमरबेल भी कहते हैं. ठीक है. या फिर एक और प्लांट है जैसे कि रैफ्लेशिया, ये एक टोटल रूट पैरासाइट है. एंड आई होप यू नो दिस प्लांट क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ्लावर होता है, the flower of Rafflesia or Noldi, the largest flower. Okay. Not only this, other plants like Loranthus, Viscum, है ना, ये सारे क्या होते हैं, parasitic plants होते हैं. Okay. Well, so these are different type of heterotrophic nutrition. हम लोग चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि what is holozoic nutrition and what are different steps that are found in holozoic nutrition. तो देखिए holozoic nutrition में mainly 5 steps होते हैं. Number 1 is ingestion, in which the organism intake the food particle. It can be solid or liquid, but ये as it is food particle होता है. ठीक है. Not digested as it is. Complex organic compound is being taken inside the body और इस process को हम क्या कहते हैं, ingestion. Okay. As in humans, हम लोग जब दाल चावल या रोटी अपने मुंह में डालते हैं, this process is called ingestion. We are taking in the complex food particle as in रोटी जो कि स्टार्च का बना हुआ है. Now starch is a complex organic compound और इसको हम as it is अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं. So this process is called ingestion. In short, खाना खाना. Okay. Great. The next step is digestion. ठीक है. तो देखो जब आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉडी के अंदर लेते हो, योर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. हम क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं और क्या यूटिलाइज कर सकते हैं इज ओनली द सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो आपने खाना खा लिया लेकिन ये खाना अभी आपके किसी काम नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि ये अभी बहुत बड़ा है, ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, है ना. सपोज कीजिए अगर ये स्टार्च की बड़ी सी चेन है ना, यानी कि ग्लूकोज की बनी हुई बड़ी सी चेन है, तो हम इस चेन को एज इट इज अपने बॉडी में इस्तेमाल नहीं कर सकते. हम हाउएवर इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो हम क्या करते हैं, इस स्टार्च को तोड़ देते हैं, कट कर देते हैं टू स्मॉल स्मॉल पीसेस इनटू इट्स मोनोमर, है ना. यानी कि ग्लूकोज में हम इसको तोड़ देते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन, व्हिच इज वेरी क्रूशियल स्टेप.
तो सेकंड स्टेप इज डाइजेशन, और जब ये अपने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टूट जाते हैं तब नेक्स्ट स्टेप होता है यस एब्जॉर्प्शन, है ना, यानी कि अब इस सिंपल कंपाउंड्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, या कोई भी जो हेट्रोट्रॉफ है उसकी बॉडी जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट जो एब्जॉर्ब पार्टिकल्स हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं आइदर फॉर आवर एनर्जी और एज अ रॉ मटेरियल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड फाइनली जो भी फूड पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड रह गया है, उसको अपनी बॉडी के बाहर निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड इजेशन। करेक्ट। नाउ ये सारा कुछ इन हायर एनिमल्स लाइक अस, इन ह्यूमंस, इट हैपेंस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना, ये सब आई होप आप लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन। वेल, हाउएवर, now the question is, what if there is an organism which is unicellular, है ना, एक सेल का बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म है। अब एक सेल का बना हुआ है तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो टिश्यू, नो ऑर्गन सिस्टम, तो उसमें होलो जो एक न्यूट्रिशन कैसे होगा, राइट? ये सारे स्टेप्स उसमें कैसे होते हैं, लेट्स सी, है ना। और इस चीज को समझने के लिए हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड देन वी विल सी न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, आई होप आप सब लोग अमीबा को जानते हैं, करेक्ट? इट इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इसीलिए इट विल बी पार्ट ऑफ विच किंगडम, राइट? नाउ जब ये वीडियो प्रीमियर होगा तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो अमीबा है या जो पैरामीशियम है ये किस किंगडम से बिलोंग करता है। ओके, ग्रेट। सो दैट विल बी अ क्वेश्चन, है ना, एंड दैट इज अ टेस्ट कि आपने 9th का बायोलॉजी याद रखा है या भूल गए हैं। ग्रेट, चलिए तो हम लोग अमीबा को देखते हैं। नाउ अमीबा इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, तो ऑब्वियसली इसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस है प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल को मैंने मार्क किया है, दैट इज लाइसोसोम्स, है ना। And lysosomes are the cell organelles which contain hydrolytic enzymes, and these hydrolytic enzymes are digestive in nature. ये कैसे होते हैं? Digestive. Okay? अब अमीबा के आसपास जैसे ही कोई भी फूड सोर्स आता है, या अमीबा जैसे ही सेंस करता है कि पास में कोई फूड पार्टिकल है, अमीबा क्या करता है? It extends फुट लाइक स्ट्रक्चर और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया क्या करते हैं? ये या तो उस फूड पार्टिकल या प्रे के चारों तरफ एनसर्कल कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, या उसके ऊपर ये जाकर के स्यूडोपोडिया उसको कवर कर लेता है। ठीक है, जैसे ये कवर करता है, अब क्या होता है कि जो अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ मुड़ता है, और जो फूड पार्टिकल है या जो प्रे है उसको अपने अंदर फूड वैक्यूल के फॉर्म में बंद करके सेल के अंदर ले लेता है। समझ में आया? नाउ दिस होल स्टेप, जिसमें कि जो फूड पार्टिकल है या जो प्रे है उसको फूड वैक्यूल के रूप में अमीबा अपने अंदर ले लेता है, यानी कि उसको खा जाता है, इज कॉल्ड इंजेशन, राइट? सो दिस इज द स्टेप ऑफ इंजेशन, एंड दिस हैपेंस बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब अंदर, साइटोसिस सेल के अंदर, है ना। तो इस सेल के अंदर उसने फूड पार्टिकल को ले लिया, और अंदर कैसे लेता है? इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट कॉल्ड फूड वैक्यूल, या फिर इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम बोलते हैं फैगोसोम्स। फैगो का मतलब होता है ईटिंग, एंड जोमा का मतलब होता है बॉडी, है ना, यानी कि ये क्या है? ईटिंग बॉडी है, क्योंकि इसके अंदर फूड है। ठीक है, सो फूड वैक्यूल और फैगोसोम्स। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, दे कम इन कांटेक्ट विद दिस फूड वैक्यूल एंड दे फ्यूजेस विद इट, है ना। तो अब ये लाइसोसोम फ्यूज कर जाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ये एरिया रेड कर रखा है क्योंकि ये लाइसोसोम का मेम्ब्रेन है। ये आकर के फ्यूज कर गया किससे? फूड वैक्यूल से। और जैसे ही फ्यूज किया, लाइसोसोम के अंदर जो भी आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे वो रिलीज कर दिए गए। कहाँ? फैगोसोम्स में। नाउ फैगोसोम
is also having the लाइसोसोम का मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम के एंजाइम्स, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फैगोलाइसोसोम। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें फैगोसोम और लाइसोसोम दोनों मिक्स हो गए हैं, दोनों फ्यूज कर गए हैं, सो इट इज फैगोलाइसोसोम। नाउ फैगोलाइसोसोम के अंदर जैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आ गए, अब विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो आपका फूड होता है इज डाइजेस्टेड, द फूड इज डाइजेस्टेड। नाउ थिंग टू रिमेंबर हियर, सी द डाइजेशन, यहाँ पे जो डाइजेशन हो रहा है ये डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, है ना। याद रखिएगा, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। ओके, इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। तो दिस इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब जैसे ही डाइजेशन हुआ, मतलब क्या हुआ, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो ब्रेक डाउन हो गए इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। नाउ एक क्वेश्चन है कि क्या सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रेक हो गए इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? सो द आंसर इज नो। Most of the complex organic compounds are being broken down, लेकिन कुछ नहीं भी ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेक हो गए फाइनली, उनसे जो सिंपल कंपाउंड्स बने, उन सिंपल कंपाउंड्स को क्या करता है बॉडी, जो अमीबा का सेल है वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और ये एब्जॉर्ब जो आपके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो उसके साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, वहाँ इसका यूज ये या तो एनर्जी या फिर एनर्जी एंड एज अ रॉ मटेरियल्स करता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। तो फाइनली ये जो आपका वेसिकल है इसके अंदर बचा क्या, इसके अंदर बच गया अनडाइजेस्टेड फूड, है ना। और ये अनडाइजेस्टेड फूड फाइनली जाता है और मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है, फ्यूज होकर के बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है उसको सेल के बाहर रिलीज कर देता है या थ्रो कर देता है। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, है ना, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, दैट इज इजेशन। किस प्रोसेस से हो रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इंजेशन हुआ था थ्रू एंडोसाइटोसिस और इजेशन हुआ थ्रू एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब बाहर, साइटोसिस का मतलब सेल। ग्रेट, समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ अमीबा के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। समझ में आ रहा है? देखिए ये होलोजोइक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूड पार्टिकल को एज इट इज अमीबा ने अंदर लिया, है ना। इफ, है ना, देयर इज अ बिग इफ हियर, इफ ऐसा होता कि अमीबा इस फूड पार्टिकल के ऊपर बैठता और फिर अपने एंजाइम से रिलीज करता, अपने बॉडी के बाहर ही इस फूड पार्टिकल को वो डाइजेस्ट कर देता और फिर डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता, यानी कि डायरेक्टली ये स्टेप होता, तो ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता। लेकिन ऐसा अमीबा में होता नहीं है। अमीबा में क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, ग्रेट। अब हम लोग देखते हैं दी होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज पैरामीशियम। ठीक है, अच्छा, पैरामीशियम में देखिए हम लोग देखते हैं कि पैरामीशियम के पास एक अलग सी चीज है ना। वो अलग सी चीज क्या है कि पैरामीशियम की बॉडी पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम लोग माउथ से कंपेयर करते हैं या जिसको हम ओरल ग्रूव कहते हैं। ओके, ना ये जो ओरल ग्रूव होता है, अमीबा हमेशा सिर्फ यहीं से खाना खाता है ना। और फाइनली इसमें भी वही सारे अमीबा जैसे स्टेप्स होते हैं, फैगोलाइसोसोम्स बनेंगे, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद से जो रेसिडुअल बॉडी होगी वो यहाँ आकर के फ्यूज करेगी और जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वही सारे स्टेप्स होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे कहाँ से खाना अंदर आएगा, यानी कि किस प्लेस से इंजेक्शन होगा, दैट इज फिक्स, है ना। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? माउथ या ओरल ग्रूव। ऑल्सो कहाँ से आपका इजेशन होगा, कहाँ से एक्सोसाइटोसिस से अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बाहर निकाला जाएगा, वो भी फिक्स है, उसको हम एनस या फिर यहाँ पे हम इसको साइटोपाइज भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए पैरामीशियम एंड अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज इन केस ऑफ अमीबा
इन केस ऑफ अमीबा किसी भी साइट से, किसी भी जगह से आपका इंजेशन हो सकता है और किसी भी जगह से इजेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन पैरामीशियम में ये जगह फिक्स होती है, यानी कि देयर इज अ प्रॉपर माउथ एंड देयर इज एन एनस, जस्ट लाइक अस, है ना, वी ओनली ईट थ्रू आवर माउथ, ओके। सो यहाँ पे पोजीशन फिक्स है। दिस इज द ओनली डिफरेंस in terms of nutrition in these two unicellular organisms, that is amoeba and paramecium. समझ में आ रहा? So एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है टू चेक योर क्लास 9th बायोलॉजी। पैरामीशियम को हम लोग किस किंगडम में रखते हैं? टू विच किंगडम पैरामीशियम बिलोंग्स, है ना? वेल, विद दिस वी हैव अंडरस्टूड कि कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन होता है, स्पेशली होलोजोइक न्यूट्रिशन, ओके। नाउ इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये जो न्यूट्रिशन होता है ये ज़्यादा ही एडवांस प्रोसेस है और वहाँ पे एक डेडिकेटेड सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड एज अ मॉडल डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। नाउ बिफोर दैट एक और चीज़ मैं यहाँ पे एम्फेसाइज कर दूँ कि इन केस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने बात किया है कि डाइजेशन इज अ क्रूशियल प्रोसेस। अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो आपने जो भी खाना खाया है वो आपके किसी काम का नहीं है, बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज इट, है ना। और ये जो डाइजेशन है, ये डाइजेशन इन केस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या तो बॉडी के बाहर हो सकता है, आउटसाइड बॉडी, है ना, या फिर ये कहाँ हो सकता है, इनसाइड। अगर बाहर हो रहा है तो ये क्या हो जाता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर अंदर हो रहा है तो अंदर में भी ये दो तरह का हो सकता है। अंदर में या तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर हो रहा है, देन इट इज इंट्रासेलुलर, या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है लेकिन किसी सेल के अंदर नहीं हो रहा है बल्कि सेल के बाहर हो रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर, ओके। नाउ आप बोलोगे कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सी सपोज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट, हम लोग खाना खाते हैं, हमारा खाना जाता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल, राइट, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इस एलिमेंट्री कनाल के अंदर जो वॉइड स्पेस है वहां पे जाके डाइजेशन होता है, करेक्ट। जो फूड का डाइजेशन है वो इस कनाल के अंदर हो रहा है, खाली जगह में, किसी सेल के अंदर नहीं हो रहा है। तो डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर हुआ, इट इज इनसाइड आवर बॉडी, इंट्रा ऑर्गेनिज्मल, लेकिन किसी सेल के अंदर हुआ, नो, सेल के बाहर हो रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर। समझ में आ रहा है? सो ऑन दिस बेसिस जो डाइजेशन है वो अगेन दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है इंट्रासेलुलर एंड इंट्रा ऑर्गेनिज्मल, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर और उसमें भी किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है इन केस ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम, या फिर सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में। However, in case of multicellular animals या multicellular heterotrophic organisms, it can be either intracellular and intraorganismal or it can be extracellular and intraorganismal. तो जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस की या फिर अदर प्राइमेट्स की, नॉन प्राइमेट्स की, या मोस्ट ऑफ दी आपके वर्टिब्रेट्स की, तो वहाँ पे आपका जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा ऑर्गेनिज्मल है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि स्पॉन्ज, है ना, याद है स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, उनमें जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेलुलर एंड इंट्रा ऑर्गेनिज्मल है ना, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हो रहा है लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी ओपन स्पेस में नहीं हो रहा है बल्कि किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर होता है। समझ में आ रहा है? सो इफ आई आस्क which of these you consider to be an advanced process, intracellular intraorganismal digestion or extracellular and intraorganismal? Well, without suspense,
extracellular and intraorganismal digestion is advanced as compared to intracellular and intraorganismal. Okay. So with that, we are ending this video lecture here. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. And soon we will be sending the assignment for this. So please do it and submit it in time. Till then, thank you and stay safe.